सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, एक युवक घायल, मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर। सिवनी जिले की घनसौर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 64 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बरौदा माल निवासी अत्तू लाल कन्हैया 64 वर्ष मंगलवार सुबह करीब 8 बजे एक युवक रविंद्र कुलस्ते के साथ साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। दोनों जैसे ही बरौदा पटरी ग्राम के समीप पहुंचे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों साइकिल सवार सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने अत्तूलाल कन्हैया को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल युवक रविंद्र कुलस्ते की हालत को गंभीर देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसा वाहन चालक की लापरवाही और तेज गति के कारण हुआ। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। भोपाल के कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस क्या अब जंग का मैदान बनते जा रहे हैं? 5 अप्रैल को 2 विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच हुई फायरिंग की घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी को लेकर आज एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और कड़े कदम उठाने की मांग की है। राजधानी भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बावजूद छात्रों के हाथों तक अवैध हथियार कैसे पहुंच रहे हैं, यह सवाल आज एनएसयूआई ने पुलिस प्रशासन के सामने रखा। प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार और जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने साफ तौर पर कहा कि शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे का कारोबार और हथियारों की सप्लाई धड़ल्ले से चल रही है। कि जिस तरह से राजधानी भोपाल में कल एक घटना हुई है जिसमें 2 विश्वविद्यालय के छात्रों के 2 गुटों के विवाद हुआ और उसमें फायरिंग के दौरान 2 छात्रों को, एक छात्र को पेट में और एक छात्र को कंधे पर गोली लगी। दोनों घायल है, दोनों का एम्स भोपाल में उपचार चल रहा है। लेकिन यह चिंताजनक है कि छात्रों के बीच में हथियार की सप्लाई हो कैसे रही, इन गिरोह के पीछे कौन है और ये हथियार सप्लाई कौन कर रहा। हमने इसकी मांग की है पुलिस कमिश्नर से कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए और जांच की जाए और सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक हेल्पलाइन नंबर और क्यूआर कोड लगाया जाए, जिससे कि छात्राएं किसी भी परेशानी में पुलिस से संपर्क कर सकें। और हमने मांग की है कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में निरंतर मॉनिटरिंग की जाए और जो मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहे हैं, जो गिरोह हैं और जो अवैध अड्डे बने हुए हैं मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की सप्लाई की, उनकी भी जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिससे प्रदेश में ईंधन की कथित किल्लत की खबरों के बीच इंडियन ऑयल और अन्य तेल कंपनियों ने साझा बयान जारी किया है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का भरपूर स्टॉक मौजूद है। पैनिक बाइंग की कोई जरूरत नहीं है। भोपाल में इंडियन ऑयल के सीजीएम अजय कुमार श्रीवास्तव ने साफ किया है कि प्रदेश के 7,147 पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कोई कमी नहीं है। रेलवे और पाइपलाइन के जरिए 4 टर्मिनल और 13 बल्क डिपो में स्टॉक लगातार पहुंचाया जा रहा है। कंपनियों ने अब 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर भी रिलीज करने शुरू कर दिए हैं। यह कदम विशेष रूप से प्रदेश में रह रहे छात्रों और यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए राहत भरा साबित होगा। तेल कंपनियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो लोग कालाबाजारी या धांधली की कोशिश करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक प्रदेश भर में करीब 2,500 रेड डाली जा चुकी है। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो वर्तमान में सभी पेट्रोल कंपनियां मिलकर मध्य प्रदेश में 8,000 केएल, एक केएल में मतलब 1,000 लीटर होते हैं, तो 8,000 केएल पेट्रोल प्रतिदिन और लगभग 16,000 केएल डीजल प्रतिदिन हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। जो कि अगर प्री वार यानी प्री क्राइसिस से अगर हम कंपेयर करें तो प्री क्राइसिस में पेट्रोल का तो खपत लगभग यही थी, 8,000 केएल पर डे ही थी। पेट्रोल की, डीजल की खपत थोड़ी सी कम थी, वो 12,000 केएल
पर डे थी, तो हम लोग 12,000 से 16,000 पर भी आए हैं, लेकिन उसको भी हम बड़ी सरलता से मीट कर रहे हैं। और अगर इसमें कोई रिक्वायरमेंट बढ़ती भी है, उसको भी हम बड़ी आसानी से मीट करने में सक्षम है। तो इसलिए पेट्रोल डीजल की तरफ से कहीं कोई चिंता का या कहीं कोई उपलब्धता का विषय नहीं है। जो भी हमारे ऑयल कंपनीज हैं, 3 ऑयल कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो एचपीसी, बीपीसी और इंडियन ऑयल, उन्होंने लगभग हम लोग प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 2.2 लाख सिलेंडर प्रतिदिन हम प्रदान कर रहे हैं, जो कि यहाँ की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसको दैनंदिन जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरह से मीट कर रहा है। और लगभग जो प्री क्राइसिस सिचुएशन थी उसके तकरीबन वही स्थिति अभी भी निर्मित है। हमारे जो प्रदेश है उसमें हमारे पास 13 बॉटलिंग प्लांट्स हैं। 13 बॉटलिंग प्लांट्स में से 6 इंडियन ऑयल के हैं, 3 बीपीसी, 3 और 6, 3, 9, 4, 13, मतलब एचपीसी के 4 हैं बॉटलिंग प्लांट्स। ये सभी प्लांट्स पूरे मध्य प्रदेश में चारों तरफ फैले हुए हैं, जिनके जरिए हम निरंतर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो नेटवर्क है, 1552 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, जिसमें आईओसी के 802 हैं, बीपीसी के 367 हैं और एचपीसी के 383 हैं। इनके जरिए हम निरंतर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर जो है उसकी सप्लाईज हाउस होल्ड में सुनिश्चित कर रहे हैं, और जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको हम डे टू डे बेसिस पे मीट कर रहे हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक एलपीजी के अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी भी जो गाइडलाइंस आई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस आई हैं, उसके अनुसार हमने क्रमशः कमर्शियल एलपीजी को भी गाइडलाइंस के अनुसार रिलीज करना चालू कर दिया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए। और उसमें हमारा निरंतर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है, और उनके निर्देशानुसार एक जो कमेटी बनी हुई है उसके गाइडलाइंस में हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम मीट कर रहे हैं कमर्शियल सिलेंडर्स की भी। मध्य प्रदेश में किसान परेशान हो रहे हैं। प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने पत्रकार वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने इस बार गेहूं पर बोनस घटा दिया है। इतना ही नहीं, युद्ध के हालात में सरकार ने गेहूं की खरीदी की तारीख बढ़ा दी है। और यह कैसा कृषि कल्याण वर्ष है कि गेहूं खरीदने के लिए वारदाना नहीं है। सरकार ने पूरे षड्यंत्र के तहत काम किया है। किसान बीमा की राशि जमा करने के लिए मंडी में ले जाकर गेहूं बेच रहा है, जिससे कि सरकार पर कोई बोझ ना पड़े, क्योंकि सरकार कर्ज में चल रही है। सरकार के पास किसानों को समर्थन मूल्य और गेहूं का बोनस देने के लिए पैसा नहीं है। यह सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। आज जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान परेशान हैं, वो खाद से लेके फसल बेचने तक हर मोर्चे पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ सरकार कृषि कल्याण वर्ष मना रही है, तो हम बता रही है कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पिछले वर्ष 175 रुपये का बोनस दिया था, उसको घटा के आपने 40 रुपये कर दिया, तो मुझे बताइए कौन सा कृषि कल्याण वर्ष हुआ ये? किसानों को लूटने वाला वर्ष हो गया है। तो ना खाद मिल रहा है, ना किसानों की उपज बिक पा रही है। 16 मार्च से मध्य प्रदेश की तुलाई होनी थी गेहूं की, जिन किसानों ने पंजीयन कराया था, आज तक उनकी तुलाई नहीं हुई। पहले आपने 16 मार्च से बढ़ा के 1 अप्रैल कर दी, फिर 1 अप्रैल से तारीख बढ़ा के आपने 10 अप्रैल कर दी, कई जिलों के अंदर 15 अप्रैल कर दी। आपने बारदाने का बहाना बनाया। अरे जब आपने बारदाने का ऑर्डर ही नहीं किया, 10 करोड़ बारदाने की आवश्यकता थी मध्य प्रदेश को, आपने 2 करोड़ 60 लाख बारदाने का ऑर्डर किया। आपकी मनसा ही नहीं है गेहूं खरीदने की। गमापुर थाना क्षेत्र के मयूर कला मंदिर के पास हुए सनसनीखेज गोलीकांड के मुख्य आरोपी बाबू सिंधी को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 31 तारीख की रात आरोपी बाबू सिंधी और उसके साथी निखिल कंजा ने यश थौराट नामक युवक पर फायरिंग की थी, जिसमें पैर में गोली लगने से यश गंभीर रूप से घायल हो गया था। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें सक्रिय थी। अपराधी के मन से कानून का डर और जनता के बीच से उसका खौफ खत्म करने के उद्देश्य से पुलिस ने बाबू सिंधी का उन क्षेत्रों में पैदल जुलूस निकाला जहां वह सक्रिय रहता था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनएसए के तहत भी कठोर कार्रवाई की है। मामले का दूसरा आरोपी निखिल कंजा फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले अपराधियों के विरुद्ध ऐसी सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
एनएसए में बाबू सिंधी है जो लगातार 2 वर्षों से फरार चल रहा था। इसके पहले कुछ दिन पहले 31 तारीख को भी फायर किया था, जिसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, जिसे नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। किन किन धाराओं के तहत? अभी एनएसए की धाराओं के तहत जो जिला दंडाधिकारी महोदय ने वारंट जारी किया था, उसमें गिरफ्तार किया गया है। कितने समय में इसको पकड़ा गया और कितनी मशक्कत लगी इसको? मशक्कत तो लगी है, लगातार पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस लगी हुई थी। सुनने में ये भी आ रहा है इसके ऊपर काफी आपराधिक प्रकरण है। हाँ, आपराधिक प्रकरण लगभग 22 अपराध रजिस्टर्ड है इसमें। अन्य थानों से भी फरार है। आज इसका कहाँ से कहाँ तक जी, इसका आज कहाँ से कहाँ तक इसका भ्रमण करें? नहीं, इसका ये लोकल जहाँ रहता है, जहाँ से आता जाता है, घटनाक्रम किया था, उस संबंध में रिक्रिएशन कर रहे थे और अपराध में शुमारी की जाएगी पेश करने के बाद। जबलपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गड़े धन का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक सातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश में हुई इस कार्रवाई में हरियाणा के फरीदाबाद निवासी एक ही परिवार के 4 सदस्यों पन्ना लाल राठौर, उसके 2 बेटे धर्मेंद्र व वीरेंद्र और पत्नी रामा देवी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1 करोड़ 55 लाख रुपए नगद, 84 ग्राम असली सोना, करीब 20 किलो नकली सोने की गिन्नियां और 11 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। यह गिरोह बेहद सातिर तरीके से लोगों को इलाज कराने के बहाने मिलता था और खुद को मजदूर बताकर खुदाई में मिले सोने को बेचने का झांसा देता था। ठगी का शिकार हुए 3 अलग अलग पीड़ितों ने इस गिरोह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने पहले विश्वास जीतने के लिए असली सोने की गिन्नियां सैंपल के तौर पर दी, लेकिन सौदा तय होने पर पीड़ितों से करोड़ों रुपए ऐड कर उन्हें नकली सोने की गिन्नियां थमा दी। इस गिरोह ने एक मामले में 10 लाख, दूसरे में 50 लाख और तीसरे मामले में 1 करोड़ रुपए की बड़ी ठगी को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का पीछा किया और आखिरकार उन्हें झांसी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अब गिरोह के अन्य नेटवर्क और इनके द्वारा की गई अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। तीनों घटनाएं संवेदनशील थी, गिरोह सक्रिय था। इसको दृष्टिगत रखते हुए क्राइम थाने की टीम लगाई गई और इस टीम ने लगातार इसमें काम किया, दिन रात काम किया और इसमें त्वरित सफलता पुलिस को मिली है, जिसमें आरोपी 4 हैं, जिसमें एक महिला और 3 पुरुष हैं जो बल्लभगढ़ हरियाणा के रहने वाले बताए जाते हैं। इनको हमारी टीम ने लगातार पीछा करते हुए झांसी से पकड़ा और पूछताछ चीज़ों में फिर इनसे जो ठगी की गई राशि थी वो राशि प्राप्त हुई, जो कि 1 करोड़ 55 लाख रुपए की नगद राशि है। इसके अलावा 80 ग्राम के लगभग असली सोना मिला है, जो कि अपने शिकार को ये लोग दिखाने के लिए उपयोग करते थे, क्योंकि कोई व्यक्ति सोने चांदी का खरीदने से पहले एक बार सुनार से चेक कराता है, तो उसको वो लोग असली सोना देते थे। और उसके बाद जो नकली गिन्नी और सिक्के इत्यादि डिस्प्ले में जो रखे हुए आप देख रहे हैं, ये भी जब्त हुआ है। इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पीआर लिया गया है, इनसे आगे पूछताछ की जा रही है कि और भी किसी व्यक्ति को इन्होंने शिकार तो नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ आसपास के जिलों में भी सूचना की गई है कि अगर कहीं कोई घटना हुई हो तो वो लोग भी पूछताछ कर सकते हैं। बेलबाग तिराहे पर किराना दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। 2 दमकल वाहनों और टैंकर की मदद से घंटों बाद पाया गया काबू। जबलपुर बीती रात बेलबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलबाग तिराहे पर स्थित एक किराना दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देर रात हुए इस अग्निकांड में पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 1 बजे की है। अचानक दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास रहने वाले लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना संभव नहीं हो सका। घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर 2 दमकल वाहन और एक पानी का टैंकर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए काफी देर बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने तक दुकान में रखा किराने का पूरा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था। दुकान संचालक के मुताबिक वह रोजाना की तरह रात करीब 11 बजे दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। देर रात करीब 1 बजे उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे। तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है।
हालांकि पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में व्यापारियों में भी चिंता का माहौल है।